प्यारे साथियों, मैं हूं आशीष शुक्ल ध्येय। एनटीसीपी ध्येय चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं हिंदी का टीजीटी के पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए प्रैक्टिस सेट 4। तो साथियों, आज इस स्क्रीन पे पहला आपका क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा मिश्र बंधु। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद। 1913 में लिखी गई पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला प्रयास किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती तथा प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है। साथियों, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन करने वाले प्रताप नारायण मिश्र हैं और सरस्वती पत्रिका का संपादन करने वाले जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे स्क्रीन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो पुस्तक साथियों लिखी है वो लिखी गई है किसके द्वारा, कौन बताएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी इज राइट आंसर। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हो गए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों, आपको बता दें, रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं और राम कुमार वर्मा जो हैं एक प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है तीसरा, और तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे स्क्रीन पे है। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? साथियों, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इसमें साथियों व्यंजना पूछी गई है। तो आपको बता दें कि इसमें आर्थी व्यंजना है। कौन सी व्यंजना है? आर्थी व्यंजना है। को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इस पंक्ति में आर्थी व्यंजना की निष्पत्ति होती है, क्योंकि आर्थी व्यंजना में अर्थ मुख्य रूप से व्यंजक होता है और शब्द जो है उसमें सहकारी होता है। जब वक्ता बोधत्व काक वाक्य वाच्य देश काल तथा चेष्टा आदि अन्यार्थ की प्रतीति होती है, तो इस अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाले अर्थ के व्यापार को क्या कहा जाता है? आर्थी व्यंजना कहा जाता है। शाब्दी व्यंजना होती है, आर्थी व्यंजना होती है और लक्षणा व्यंजना होती है। और एक साथियों यहाँ से और महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन सकता है, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें साथियों श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में साथियों क्या होता है कि एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपे होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पे जो अलंकार है वो कौन सा आपका हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा। साथियों, चौथा क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पे ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। इसलिए राइट आंसर आपका हो गया कौन सा? सी। साथियों, चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है स्क्रीन पर, पांचवा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रहा है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो आधुनिक काल को
गद्यकाल नाम देने वाले कौन हुए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो साथियों, आधुनिक काल को जो गद्यकाल का नाम दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो साथियों, जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित करके उसका दोहरा नामकरण किया था। और शुक्ल जी ने जो है वो एक काम और भी किया था, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले कौन हुए हैं? तो शुक्ल जी हुए हैं। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, आधुनिक काल को गद्यकाल, आधुनिक काल को गद्यकाल, आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। साथियों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका रहा है कि कीर्तिलता की भाषा किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो साथियों, यहाँ पे एक आपका है अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली और ब्रज। आपको बता देते हैं जो कीर्तिलता है, कीर्तिलता जो भाषा है कि कीर्तिलता जो रचना है वो अपभ्रंश भाषा में की गई है। तो राइट आंसर क्या है? अपभ्रंश। और कीर्तिलता के जो रचनाकार हैं वो विद्यापति जी हैं। कौन है साथियों? वो विद्यापति हैं। विद्यापति जो हैं इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है। विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये किसकी हो जाएंगी? विद्यापति जी की हो जाएंगी। साथियों, ये टीजीटी पीजीटी के परीक्षा में जो आपका व्याकरण पोर्शन है और साहित्य पोर्शन है, दोनों से क्वेश्चन मिक्सअप करके पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन जो स्क्रीन पर रहता है वो व्याकरण में संधि वाले पोर्शन से है। और संधि वाले पोर्शन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जगदीश शब्द की सही संधि होगी। देखिए, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, जगदीश शब्द जो है वो व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। और व्यंजन संधि का जो प्रथम पद होता है उसके प्रथम पद के अंत में हलंत होना आवश्यक है। जैसे जगत प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा? जगदीश हो जाएगा, क्योंकि ता का द हो जाता है, इसलिए जगत प्लस ईश बराबर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। साथियों, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो क्वेश्चन एक बार फिर से आप सुन सकते हैं, आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है? साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमाल रासो है, कौन सी रचना है? जो परमाल रासो है, परमाल रासो को ही हम आल्हा खंड कहते हैं। और ऐसे परमाल रासो की जो रचना है वो 1230 ईस्वी में मानी जाती है और ये जगनिक ने की थी। साथियों, किसने की थी? जगनिक ने की थी। आलेखंड या परमाल रासो, इसकी रचना जगनिक ने की थी। इसमें आल्हा और ऊदल इन्हीं 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाई का विशेष रूप से वर्णन किया गया। साथियों, कई बार पूछा जाता है कैसा काव्य? तो वीर गीत काव्य है। और आपको यहाँ से कुछ विशेष बताते हैं कि जो आल्हा खंड है, आल्हे खंड को सर्वप्रथम 1865 में, साथियों सर्वप्रथम 1865 में जो आल्हे खंड है, जिसे हम परमाल रासो भी कह सकते हैं, इसको तत्कालीन जो फर्रुखाबाद जनपद के जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट ने पहली बार आल्हे खंड को प्रकाशित करवाया था। आल्हे खंड जो है वो बरसात ऋतु में या वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के जो बैसवाड़ा है, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, इन क्षेत्रों में इस विशेष रूप से गाया जाता है।
साथियों अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथियों वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर आंख बंद करके आपको लगा देना चाहिए, रूपक अलंकार। आप यहाँ समझ सकते हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग होता है, अर्थात उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो जॉर्ज गियर्सन ने जो है वो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का गोल्डन एरा या स्वर्ण युग कहा था। इससे पहले आपको साथियों मैंने बताया था कि जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से नवाजा है। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, एक बार फिर से सुने, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है और इसका हिंदी अनुवाद जो है वो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया गया था। साथियों आपका स्क्रीन पे जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो माना जाता है एक प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी, तो जो शेख तकी थे इनके कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। साथियों अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ पर अलंकार कौन होता है? तो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार का साथियों आपको एक उदाहरण भी मैं देना चाहता हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होता है, एक तो आपने सबसे ज़्यादा चर्चित है वो सुना होगा कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। साथियों एक और इसका उदाहरण है कि गोरे मुख पर श्याम तिल, गोरे मुख पर श्याम तिल लगे बहुत अभिराम, मानहु चंद्र बिछाई के पौढ़े सालिग्राम। जहाँ पर उत्प्रेक्षा उत्कट रूप में उत्प्रेक्षा प्रकट की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि मनु मानहु जनु जानहु मनहु मानहु, जहाँ पर इन शब्दों का समावेश किया जाए वहाँ पर जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण और आप देख सकते हैं कि फूले कास सकल मही छाई और जनु बरसारे तू प्रकट बुढ़ाई, फूले कास सकल मही छाई जनु बरसारे तू प्रकट बुढ़ाई। साथियों अगला आपका क्वेश्चन रहा है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, और जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है साथियों, जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है वो कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे रहा है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली आपकी है चंदायन। अब सीधी सी बात है, जो चंदायन है चंदायन के रचनाकार जो है वो मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। चंदायन को आप मुल्ला दाऊद से जोड़ दीजिए। और चंदायन का जो वर्ष है रचना का वो आपका रहा है 1379।
1379। कई बार ये भी पूछ देते हैं जो चंदायन की भाषा है वो अवधी हो जाएगी। चंदायन की भाषा कौन सी हो जाएगी? अवधी हो जाएगी। दूसरी आपकी रचना आती है मृगावती। अब मृगावती को कौन लिखता है? कुतुबन लिखते हैं। और मृगावती जो है ये 1503 में कब हो जाएगी साथियों? 1503 में हो जाएगी और ये भी अवधी भाषा में रचित है। तीसरे रचना थी अखरावट, और अखरावट को सीधे आप जायसी के साथ जोड़ देंगे। मलिक मोहम्मद जायसी रायबरेली के निकट जायस नाम के स्थान पर रहते थे, इसलिए इनको जायसी के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो रचना है वो अखरावट, और अखरावट जो जायसी जी ने है ये 1541 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1541 में। आप कापी और कलम लेकर बैठें। परीक्षा की जो संभावित तिथि है टीजीटी पीजीटी की उत्तर प्रदेश में, ये सितंबर स्टार्टिंग में या अगस्त लास्ट में रहेगी। साथियों 100 डेज का जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्लान है कहीं न कहीं ये साफ इसमें दिखाई देता है, और आगे आने वाले वर्ष 2024 के चुनाव की भी इसमें छाया दिखाई देती है। इसलिए हम अपना 100% देना बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि कहा जाता है श्रेय मिले या न मिले हम श्रेष्ठ देना ना भूलें। अगली रचना है इनकी मधुमालती, और मधुमालती जो लिखी है वो मंजन जी ने अवधी भाषा में लिखी है। मधुमालती जो है वो 1545 में लिखी गई है। कब साथियों लिखी गई है? 1545 में। और मधुमालती के जो लेखक हैं वो कौन हैं? मंजन है। ये भी अवधी भाषा में लिखी है। अब साथियों आपने देखा है कि इधर चंदायन हो गई, मृगावती हो गई, अखरावट हो गई, मधुमालती हो गई, और इधर आपके जो कवि हैं वो 5 दे रखे हैं, रचनाएं 4 दे रखी हैं। तो जो दामोदर कवि हैं, दामोदर कवि ने क्या किया? दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में और राजस्थानी भाषा में लखन सेन और पद्मावती की कथा का वर्णन किया था। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विनय पत्रिका की भाषा है। तो सीधी सी बात है, जो विनय पत्रिका की भाषा है वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। हालांकि तुलसीदास जी को राम भक्ति शाखा का बट वृक्ष या बरगद कहा जाता है, लेकिन इन्होंने जैसे राम पर विशद व्याख्यान दिया वैसे ही इन्होंने कृष्ण जी पर भी एक विशद व्याख्यान दिया। तो राम भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, इनका व्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर अधिकार था। गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका, गीतावली तथा कवितावली, अब देखिए विनय पत्रिका हो गई, गीतावली हो गई और कवितावली, इनकी रचना जो है वो ब्रजभाषा में की थी। जबकि रामचरितमानस की जो इन्होंने रचना की थी वो अवधी भाषा में की थी। इन्होंने विनय पत्रिका की रचना जो है वो मुक्तक शैली में की, और रामचरितमानस की रचना जो है वो प्रबंध शैली में की थी। अब क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ प्रबंध शैली में लिखा गया? तो रामचरितमानस जो है वो प्रबंध शैली में लिखा गया है, जबकि विनय पत्रिका जो है जिसमें इन्होंने एक कृष्ण से विनती करते प्रतीत होते हैं, उसमें इन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया है। और तुलसी ने अपनी जो प्रौढ़तम कृति है विनय पत्रिका में राम के प्रति जो भक्ति प्रकट की है वो दास्य भाव की प्रकट की है। कौन सी प्रकट की है? दास्य भाव की प्रकट की है। तो इनकी जो तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति है। अगली रचना है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। सखी हों श्याम संग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूरति सूरति माही पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आपको बताते हैं ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं वो गदाधर भट्ट की हैं। किसकी हैं? गदाधर भट्ट जी लिखते हैं कि देखी बिकाए गई वह मूरति सूरति माही पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, गदाधर भट्ट की है। अब इसमें आपका दे रखा हित हरिवंश, तो हित हरिवंश जी की जो पंक्ति है वो क्या है? रहो कोई काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिनछिए। मीराबाई क्या लिखती हैं कि मन रे परसि हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण।
अब जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं कि एक दिन बाजाए बंसी हासिया हासिया, श्री जीवे कहे मोरे देख आसिया। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 16। और साथियों क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखेंगे, दुल्हनी अंगिया काहे न धोवाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार दिखाई देता है वो रूपकातिशयोक्ति है। दुल्हनी अंगिया काहे न धोवाए पंक्ति में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ केवल उपमान के वर्ण से उपमेय का बोध कराया जाए। फिर से साथियों सुनिए, जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे साथियों? वो हो जाएंगे सदल मिश्र। प्रेम सागर लिखते हैं लल्लू लाल। रानीकेत की कहानी जिसको उदयभान चरित कहा जाता है ये लिखते हैं इंसा अल्लाह खां। और इसके बाद जो है वो एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, सुख सागर लिखते हैं सदासुख लाल। अब यहाँ पे बात आती है किसकी कि नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक हैं वो सदल मिश्र हो जाएंगे। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज, अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज में सदल मिश्र जी खड़ी बोली गद्य की पुस्तक इन्होंने नासिकेतोपाख्यान लिखी थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज के ही हिंदी उर्दू अध्यापक थे लल्लू लाल, जिन्होंने प्रेम सागर लिखी थी। मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर और इंसा अल्लाह खां ने रानीकेत की कहानी लिखी थी। इसका दूसरा नाम उदयभान चरित है। तो साथियों बिल्कुल कहीं पर भी संकोच मत करिएगा, जहाँ पर समस्या है वहाँ पे अवश्य पूछिए, क्योंकि आपकी समस्या और समाधान हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो मैथिली को शरण गुप्त की जो काव्य कृतियाँ हैं उनके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि 1886 में इनका जन्म होता है, 1964 में एक्सपायर हो जाते हैं और झांसी में एक स्थान पड़ता है चिरगांव। इनके भाई साहब सियाराम शरण गुप्त वो भी जो हैं वो एक कवि और लेखक थे, साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त भी एक कवि थे। मैथिली शरण गुप्त तो जो हैं वो आपके एक राष्ट्रीय कवि बने हैं। और अब इनकी रचनाओं की हम लोग बात कर लेते हैं। इनकी रचनाओं का जो क्रम है, हालांकि यहाँ पे तो जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकी एक रचना। अगर आप साथियों नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं इनकी रचनाएं, कॉपी और पेन। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने साथ हमेशा रखिए जब भी क्लास को ज्वाइन करिए। रंग में भंग जो है वो 1909 में लिखी गई है। जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912। साथियों आपको बताते चलें, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना भारत भारती है जिसे 1912 में लिखा गया, इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गीता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गीता कहलाने वाली पुस्तक कौन सी है? तो भारत भारती। और भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1912 ईस्वी। अगली इनकी रचना है किसान, 1917 में लिखी है। इसके बाद इनकी रचना है पंचवटी इन्होंने 1925 में लिखी है। हिंदू रचना जो है इनकी 1927 में लिखी गई है। विकट भट्ट 1929 में लिखी है। गुरुकुल उसका भी प्रकाशन वर्ष 1929 है। झंकार भी इन्होंने 1929 में लिखी है। साकेत 1931 में लिखी है। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना साकेत है वो साकेत अयोध्या का प्राचीन नाम भी है। और देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, कितनी अच्छी पंक्ति है। देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसके बाद इनकी जो रचना है वो यशोधरा है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना लिखी गई 1932 में। और वास्तव में जो यशोधरा रचना है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाने वाली जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है वो यशोधरा है।
यशोधरा 1932 में लिखी है। यशोधरा गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम होता है। और गौतम बुद्ध जब अचानक गृहत्याग की पूरी व्यवस्था करके अपने 13 वर्षीय पुत्र राहुल को छोड़ करके चले जाते हैं, मध्यरात्रि में चले जाते हैं और बोध गया बिहार में जो पड़ता है वहाँ अपने शिक्षक जो शाक्य दर्शन के एक जो है एक प्रभावी शिक्षक थे, उनसे उन्होंने जो है आलार कालाम जिनका नाम था, उनसे उन्होंने शिक्षा लेकर के और अपने आप को जो है तपस्या के लिए बैठ गए थे। और जब अपना गृह त्याग करके घर छोड़ करके गौतम बुद्ध जाते हैं तो उसी रात्रि की जो सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, तो उस समय यशोधरा जब अपने पति को, स्वामी को नहीं देखती है तो सोचो क्या दृश्य रहा होगा। और ऐसे दृश्य को जिस कवि ने अपने शब्दों में उकेर दिया हो वही मैथिली शरण गुप्त है। वही सच्चे अर्थों में आज देश में एक उसका नाम है और उसे राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। तो यशोधरा अपने स्वामी, अपने पति को अपने बिस्तर पर न पा करके कितना परेशान होती है, कितना मार्मिक वो दृश्य रहा होगा जब मैथिली शरण गुप्त ने अपने शब्दों में उकेरा है। कहती है यशोधरा कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरा गए, यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, तो क्या वे अपनी पथबाधा मुझे बनाते। इस तरह से यशोधरा एक मार्मिक दृश्य को प्रस्तुत कर रही है और जिसको वास्तव में अपने शब्दों में उकेर दिया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। यशोधरा के बाद जो इनकी रचना आती है द्वापर, और द्वापर को जो टाइम पीरियड है वो 1936 से 1936 में द्वापर लिखी है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको बता देना चाहिए सिद्धराज भी इनकी 1936 में लिखी है। जय भारत 1950 में इन्होंने जय भारत लिखी है। विष्णुप्रिया 1957 में इनकी जो रचना है वो विष्णुप्रिया भी है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 कहा जाता है अधैर्य का कवि किसे कहा गया है। तो साथियों आपको पता है कि जो अधैर्य का कवि है वो अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, दिनकर जी को कहा जाता है। दिनकर जी जिनको डिप्टी राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनको अधैर्य का कवि कहा जाता है, अनल कवि कहा जाता है, आग का कवि कहा जाता है और डिप्टी राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। इनका जन्म 1908 में जो है वो सिमरिया गांव में हुआ था। ये बिहार के मुंगेर जिले में पड़ता है। ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार भी रहे हैं और MP ऑफ राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। साथ ही साथ दिनकर जी जो हैं वो बिहार में भागलपुर पड़ता है। भागलपुर जो है वो रेशम प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा फेमस है। तो भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार के ये हिंदी सलाहकार रहे, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। तो दिनकर जी के बारे में कहा जाता है कि दिनकर कविवर ने लिख डाले भेदो पूछा प्रणभंग काव्य, उर्वशी लिखा कुरुक्षेत्र लिखा, फिर रश्मि रथी सा महाकाव्य, वे जन्मे ग्राम सिमरिया में, BA से पाया स्वर्ण पदक, संसद तक थे वे मनोनीत, ऐसी प्रतिभा के धनी व्यक्ति। तो रामधारी सिंह दिनकर इन्होंने वास्तव में कविता के क्षेत्र में, कवियों के क्षेत्र में वो उपलब्धि हासिल की है कि भारत सरकार इनको दिनकर की उपाधि देने से बिल्कुल अछूता नहीं रहा है। इसीलिए आज संपूर्ण हिंदी जगत में
दिनकर के रूप में जो आज उभर करके जो आया है वो राष्ट्रीय डिप्टी कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर हिमालय के प्रति कविता में लिखते हैं, और क्या लिखते हैं कि मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, मेरी जननी के हिम किरीट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरे नगपति मेरे विशाल साकार रूप गौरव विराट। एक क्वेश्चन, आज 20 क्वेश्चन पे ही हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि शुरुआत है तो धीरे धीरे आप लोग इसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे, देखते रहेंगे इस तरह से। और आगे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है जो आपका 20, और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है। तो साथियों आपको बताते हैं, देखिए आप देख सकते हैं भाई, मैथिली शरण गुप्त को तो आप लोगों ने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है। सोहनलाल द्विवेदी जो है वो गांधीवादी कवि कहलाते हैं। सोहनलाल द्विवेदी कैसे कवि कहलाते हैं? गांधीवादी कवि कहलाते हैं। और बालकृष्ण शर्मा जो है इनका उपनाम नवीन था, इनका उपनाम जो था वो नवीन था। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से जो फेमस हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। एक भारतीय आत्मा कविता जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, और माखनलाल चतुर्वेदी को ही हम लोग एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने 1963 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की थी, अर्थात 1963 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। आज माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भी है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और माखनलाल चतुर्वेदी की एक और रचना है पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही अच्छी रचना है पुष्प की अभिलाषा। तो साथियों इस तरह से ये टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली हमने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने का प्रयास किया है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन संख्या 1 से 20 तक जो डिस्कशन किया है, आप सब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इस तरह से अगर आपको प्रत्येक दिन या अल्टरनेट डेज में आपको कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मिलते रहें तो ये आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप देख सकते हैं अभी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम भी यूपी में होने जा रहा है 6 जुलाई को, और जो हमारे इस प्रैक्टिस सेट को वॉच करेंगे देखेंगे तो वो एहसास कर पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इंग्लिश में कहा गया है, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं अभ्यास ही किसी व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, और संस्कृत भाषा में कहा गया है अनाभ्यासम विषम शास्त्रम। अगर हम शास्त्रों का अभ्यास नहीं करेंगे तो शास्त्र भी हमारे लिए, पुस्तकें भी हमारे लिए, किताबें और ग्रंथ भी हमारे लिए विष के समान प्रतीत होते हैं। आज के लिए साथियों इतना, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में।